आदि धर्मों के लिए भी, मतलब और भी अन्य जो धर्म थे आदि धर्मों के लिए भी सभी को पता है कि पॉलिटी को बेहतरीन तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए हम सारे के सारे लोग जुट चुके हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे आ रहे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे हैं जैसे आलोक है, शहनवाज है, पंकज है, ठीक है, आशीष है, विश्वदीपक है, सचिन है, सौरभ है, शिवानी है, दिव्यांश है, लोकेश है, रजत है, तो बहुत सारी बच्चे क्लास में आ चुके हैं। क्लास का समय इस वक्त हो चुका है 12:06 हो रही है, क्लास पूरी तरीके से लाइव है। दिस इज मी जीता आप लोगों के सामने स्पष्टीकरण देता हुआ। ठीक है, चलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, और कुछ बात हो वो भी कहलवा लो। ठीक है, माहौल बना हुआ है शुरुआत से ही कंप्लीट चली बैठे। अगर हम बात करें पढ़ के आ रहे हैं मेरे बच्चे, हम भारत के संविधान कब पढ़ना है, भारत के संविधान के विकास को पढ़ना है, भारत के संविधान का इतिहास में क्या हुआ, उम्मीद है कि आज इसको खत्म करा के कैसे भारत संविधान पे पहुंच जाऊंगा अगर आप लोगों का समर्थन रहा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कल की क्लास में मैंने आपको कहां पर करा दिया था, कल की क्लास में मैं आपको 1919 का भारत शासन अधिनियम करा रहा था। यही करा रहा था, हाँ सही, यही करा रहे थे। इसके अंतर्गत कुछ चीजें थी जो नीचे से मिट गई हैं और मैंने वो बता दी थी आपको, आपने लिख ली होगी। ये मैंने आपको कल कराया था। इसके बाद ये भी मैंने आपको कल ही कराया था कि भारत में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी, ये सारी में करा चुका था। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी, बारिश हो गया क्या? नहीं जी, हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। इसके अलावा 1919 में चलो एक चीज और देना चाहते हो तो लिख लो। ठीक है, लिख लीजिए 1919 अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के साथ साथ, मुस्लिमों के साथ साथ ईसाई, जैन, पारसी आदि धर्मों के लिए भी, ईसाई, जैन, पारसी आदि धर्मों के लिए भी, मतलब और भी अन्य जो धर्म थे आदि धर्मों के लिए भी, धर्मों के लिए भी, ये बहुत भी लिख लो इसमें, आदि धर्मों के लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की शुरुआत का विचार था। प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की शुरुआत का विचार था। शुरुआत का कहता है, शुरुआत का विचार बहुत ऑब्वियस चीज है, परंतु ये सफल नहीं हो पाए, परंतु यह सफल नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, ये भी लिखेंगे। ठीक है, परंतु यह सफल नहीं हो पाए। ठीक है, चलो, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको समस्या है इस बात में कि मैं व्हाइट कलर का बैकग्राउंड यूज करता हूं, तो मेरे बच्चे मैं व्हाइट कलर का बैकग्राउंड इसलिए यूज करता हूं ताकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे लिखे हुए का भी प्रिंट लेना चाहते हैं तो वो इसका प्रिंट ले सकते हैं। यदि अगर मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज कर दिया तो जब वो बच्चे प्रिंट निकलवाने के लिए जाएंगे तो पूरा पेपर ब्लैक रहेगा, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि उस बच्चे को मेरी वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़े। उम्मीद है कि आप बातों को समझेंगे और समझेंगे कि ये क्यों है ऐसा। सेनावास का कहना सर ये तो 1909 में था। मेरे भाई 1909 में सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया गया था प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल के लिए, लेकिन 1919 में ये जो चीज दी गई ये सभी धर्मों के लिए की गई। कल की क्लास अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रही है तो एक बार अपडेट कर लेना, वो आपको दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए 1919 अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा भारत में शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था को स्थायी रूप से शुरू किया गया। स्थायी रूप से शुरू किया गया। क्या किया गया? शासन व्यवस्था को स्थायी रूप से शुरू किया गया, शुरू किया गया। ठीक है भाई, चलो अच्छा याद रखना 1919 अधिनियम में कहा गया था, इसी में कहा गया था, कहा गया था कि इसका मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन, मूल्यांकन या फिर मूल्यांकन को आप कह सकते हैं कि ये व्यवस्था सही प्रकार से चल रही है नहीं, यानी व्यवस्था पर विचार, व्यवस्था पर विचार प्रत्येक 10 वर्ष के बाद किया जाएगा, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद किया जाएगा, बात किया जाएगा, बात किया जाएगा, किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये बात थी कि इस तरीके से हम 10-10 वर्ष के बाद इस विचार को करके भारत को एक डोमिनेंट स्टेट बना देंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है भाई, चलो अरे तो 1929 में, 1929 में क्या होना था? 1929 में इसका क्या होना था? मूल्यांकन होना था। 1929 में 1919 अधिनियम का, अधिनियम की जांच होनी थी, की जांच होनी थी। क्लियर सी बात है। तो जांच की जगह मूल्यांकन ही लिखे, हाँ मूल्यांकन होना था, क्या मूल्यांकन होना था? क्लियर सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? लेकिन 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शन थे, 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शन थे, ब्रिटेन में क्या थे? इलेक्शन थे। इसी वजह से इसको पहले कर दिया गया, इसी वजह से 1927 में, इसी वजह से 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, साइमन कमीशन का गठन किया। ये जो साइमन कमीशन का गठन किया गया है इसको ब्लैक या व्हाइट मैन आयोग भी कहते हैं। साइमन कमीशन का कार्य क्या था? इसका कार्य था भारत में, भारत में शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था का मूल्यांकन करना, ये देखना कि भारत में शासन व्यवस्था सही चल रही है नहीं। इस बात से आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर जी एक बात, मतलब 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा जो शासन था वो किस पर था? सर शासन किसके द्वारा किया जा रहा था? किसके द्वारा, किसके द्वारा किया जा रहा था? सर वो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, सर इसके लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए कौन आ रहा था? इसका मूल्यांकन करने के लिए कौन आ रहा था? मूल्यांकन, सर मूल्यांकन करने के लिए अंग्रेज आ रहे थे। अच्छा, इस मूल्यांकन की रिपोर्ट कौन बनाता? रिपोर्ट का बनना, सर रिपोर्ट बनाने का काम थी, क्योंकि साइमन कमीशन में सभी के सभी जितने भी लोग थे वो अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। रिपोर्ट बनाता कौन? ये बनाता। रिपोर्ट चेक कौन करता? रिपोर्ट को चेक कौन करता है? रिपोर्ट को मतलब रिपोर्ट पे चेक करने का मतलब हिंदी में होता है विचार कौन करता है? सर रिपोर्ट पर विचार भी अंग्रेज करते हैं, और उसके बाद जो चेंजेस होते हैं वो भी अंग्रेजी करते हैं। लेकिन ये शासन किस पर हो रहा था? शासन किस पर था? सर ये भारतीयों पर था, भारतीयों पर था। ठीक है भाई, ये शासन किस पर था? ये शासन भारतीयों पर था। इस वजह से ठीक है साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ, साइमन कमीशन का भारत में जमकर विरोध हुआ।
जमकर विरोध हुआ, जमकर विरोध। इस विरोध की शुरुआत 1928 में हुई थी, लाहौर रेलवे स्टेशन थे। 1928 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, लाहौर रेलवे स्टेशन थे। कहां से स्टार्ट हुआ था भाई इसका विरोध? लाहौर रेलवे स्टेशन से ये शुरू हुआ था। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर सदस्य कितने थे, हर एक बच्चे को बताया सर इसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे? 7 थे। सदस्य कितने थे? 7 थे। और जो साइमन कमीशन था, इसका नाम साइमन इसलिए था क्योंकि इसका जो अध्यक्ष था, वो जॉन साइमन था। कौन था? जॉन साइमन था। साइमन। फिर से एक बात मैं आपके लिए दोहराना चाहूंगा कि बताने के लिए तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं कि साइमन कमीशन का क्या कुछ प्रभाव भारत में पड़ा। वास्तविकता में अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन ही वो आयोग था जिसके कारण से भगत सिंह बने। भगत सिंह के आदर्श हुआ करते थे लाला लाजपत राय और भगत सिंह दोनों ही लाहौर रेलवे स्टेशन पर गए हुए थे इनका शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो शांति भंग हो गई। लाला लाजपत राय वैसे तो एक जमींदार थे लेकिन एक राष्ट्रवादी भी थे, लोक हित में काम भी करते थे, एक राजनेता की तरह एक भूमिका निभाते थे। ठीक है, पॉलिटिशियन की तरह एक भूमिका निभाते थे। वैसे उनका मूल काम व्यापारी था। उनके द्वारा पीएनबी की स्थापना 1894 में भी की गई थी। हम उस चीज पर नहीं जाएंगे, हम वापस आएंगे 1928 में लाहौर रेलवे स्टेशन पर नारे लगा रहे थे। ऑर्डर दे दिया जाता है कि लाठीचार्ज कर दिया जाए उन सभी लोगों पर जो नारे लगा रहे हैं। जेपी सैंडर्स नाम का एक व्यक्ति ऐसा उभर कर सामने आता है जिसके द्वारा एक लाठी मारी जाती है लाला लाजपत राय को। वो लाठी लगती है लाला लाजपत राय के सर में, उनकी डेथ हो जाती है। नवंबर मंथ में उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद भगत सिंह के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं जो अब तक सिर्फ पल रही थी, ठीक अब तक जो सिर्फ लावा था, अब वो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। इनके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिसको हम एचएसआरए बोलते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन। एचएसआरए के अंतर्गत ही वो प्लान बनाते हैं पहली बार किस तरीके से ब्रिटिशर्स को टैकल करना है। उसके बाद 1929 में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। 2 वर्ष के अंतर्गत वो जेल में रहते हैं। 31 मार्च 1927 उनको फांसी, 23 मार्च 1931 उनको फांसी दी जाती है। ये भगत सिंह का चैप्टर था और सलाम है भगत सिंह जी को। ठीक है, मेरा तहे दिल से मतलब कई बार उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, जेल डायरीज हैं, डोंट हैंग अस प्लीज शूट अस, ये उनकी डायरी है। ठीक है, तो बहुत फेमस बुक्स हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे बिकॉज़ ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती है मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से क्या कुछ बदलाव साइमन कमीशन की वजह से हुए थे उसके बारे में मैं आपको विचार जरूर करना। साइमन कमीशन का काम था भारत में शासन व्यवस्था का मूल्यांकन करना। क्या इतना सब कुछ होने के बाद साइमन कमीशन को रोका गया? नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद भी साइमन कमीशन को नहीं रोका गया। ठीक है, साइमन कमीशन को नहीं रोका गया। इसके बाद साइमन कमीशन के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद साइमन कमीशन के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। इधर साइमन कमीशन रिपोर्ट तैयार करता है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में 4 अलग अलग चीजों का जिक्र किया गया। सबसे पहले साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए। पहला जिक्र था प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दो, द्वैध शासन को समाप्त कर, शासन को समाप्त कर दो, सबसे पहली चीज। दूसरा इनका विचार क्या निकल के आया कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने से काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, तो क्या करना चाहिए? दूसरा इनका विचार था सशक्त संघ की स्थापना करो, सशक्त संघ की स्थापना, सशक्त संघ की स्थापना, संघ की स्थापना, एक सेंटर बनाओ, स्टेबल सेंटर, एक एस्टैब्लिश, ठीक है, सशक्त संघ की स्थापना करो, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति करो, न्याय व्यवस्था में सुधार लाओ, न्याय व्यवस्था में सुधार लाओ, न्याय व्यवस्था में सुधार लेके आइए। ठीक है, क्या लेके आइए? न्याय व्यवस्था में सुधार लेके आइए। और इसके अलावा सांप्रदायिक चुनाव को जारी रखें, सांप्रदायिक चुनाव को जारी रखें, लाइक चुनाव को जारी रखें। ये सारे बदलाव किए। ये जितने भी बदलाव थे ये पब्लिकली अवेलेबल हो गए थे लोगों के लिए। इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूं, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरकी एट क्लोज, डायरकी एट प्रोविंस। सेकंड है सशक्त संघ, एस्टैब्लिश है, स्टेबल सेंटर, ठीक है, रिफॉर्म इन जुडिशरी, रिफॉर्म इन जुडिशरी। और तीसरा है कम्युनल इलेक्शन मस्ट बी कंटिन्यूड, मस्ट बी कंटिन्यूड। ठीक है, इस चीज का भी विरोध हुआ। जितनी भी चीजें इसके द्वारा दी गई थी और भी चीजें थी लेकिन आपके लिए 4 बहुत है। ठीक है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है इसका भी विरोध होता है, इसका भी विरोध इंडिया में हुआ। इसका विरोध करने वाले लोगों में सबसे ऊपर एक व्यक्ति आते हैं मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास। ठीक है, कई सारे लोग आते हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। इसमें सबसे ज्यादा मोतीलाल नेहरू आते हैं। तो मोतीलाल नेहरू के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दिया जाता है 1927 में और ये स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड बकिनहेड के द्वारा, लॉर्ड बकिनहेड के द्वारा 1928 में दिया गया था स्टेटमेंट लॉर्ड बकिनहेड ने। लॉर्ड बकिनहेड कौन है? तो लॉर्ड बकिनहेड जो है वो भारत सचिव थे, भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव थे और इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है। ये कहते हैं कि तुम्हारी मांगे क्या है? ये भारतीय मांगों पर डिमांड करते हैं कि भारतीयों की मांगे आखिरकार है क्या? ये भारतीयों की मांगों को पूछते हैं कि आखिरकार भारतीयों की मांग क्या है? भारतीयों की मांगों के लिए नेहरू अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं, अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस नेहरू रिपोर्ट को सौंपा जाता है ब्रिटिश सरकार को। इस नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जिक्र किया गया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इसमें फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी, फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी। ठीक है, बात की गई थी कि भारत के अंदर भारतीयों को जगह दी जाए, भारतीयों को प्रशासन में स्थान दिया जाए, ज्यादा प्रशासन में स्थान दिया जाए। ठीक है, और इसी के द्वारा ये भी डिमांड की गई थी, इसी के द्वारा ये भी डिमांड की गई थी कि भारत के लोगों के लिए, भारत के जितने भी लोग हैं इन सब लोगों के लिए संविधान बनाया जाए, संविधान बनाया जाए, संविधान बनाया जाए। इसी कारण से इस नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला जाता है।